Continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry. In this video we are going to study about partially miscible liquids. And यदि दो द्रव एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं तो विलेयता की एक निश्चित सीमा के बाद दो परतें पृथक हो जाती हैं। ये दोनों परतें एक द्रव का दूसरे में विलयन होती हैं। इस प्रकार से प्राप्त दो विलयन कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहलाते हैं। इन कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस का कंपोजिशन ताप के साथ परिवर्तित होता है क्योंकि ताप परिवर्तन से दोनों द्रवों की पारस्परिक विलेयता यानी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बदलती है। इस आधार पर इन द्रव युग्मों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली वे द्रव युग्म हैं जिनकी पारस्परिक विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। एक निश्चित ताप अथवा उससे अधिक ताप पर ये द्रव एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रणीय यानी कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। यह निश्चित ताप इन द्रव युग्मों का क्रांतिक विलयन ताप और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर अथवा कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। क्योंकि यह ताप सामान्य से अधिक होता है, मतलब ये जो हमारा प्रोफाइल डायग्राम है सिस्टम का, इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट होता है टेम्परेचर का, अतः इसे अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल वाटर सिस्टम, एनिलीन हेक्सेन सिस्टम, एनिलीन वाटर सिस्टम आदि इस प्रकार के द्रव युग्मों के उदाहरण हैं। दूसरे वे द्रव युग्म होते हैं जिनकी पारस्परिक विलेयता ताप घटाने से बढ़ती है। एक निश्चित ताप पर ये पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं और यह निश्चित ताप इन द्रव युग्मों के लिए क्रांतिक विलयन यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। चूंकि यह ताप प्रोफाइल डायग्राम में सबसे कम होता है, निम्नतम ताप होता है, अतः इसे लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो वाटर निकोटीन सिस्टम, मेटाटॉल्यूटीन ग्लिसरॉल सिस्टम आदि इन द्रव युग्मों के उदाहरण हैं। पहला हम सिस्टम लेते हैं एनिलीन हेक्सेन सिस्टम। एनिलीन तथा हेक्सेन सामान्य ताप पर आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव है। यदि हेक्सेन की थोड़ी सी मात्रा एनिलीन में मिलाई जाती है तो एक समांगी विलयन प्राप्त होता है। यदि धीरे धीरे हेक्सेन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक निश्चित सीमा पर के पश्चात ये दो संयुग्मी विलयनों की परतें प्राप्त होती हैं। एक विलयन हेक्सेन का एनिलीन में है जबकि दूसरा एनिलीन का हेक्सेन में है। इन संयुग्मी विलयनों के कंपोजिशन को ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है जिसमें ACB वक्र है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है दोनों द्रवों की परस्पर विलेयता बढ़ती जाती है। बिंदु C पर दोनों विलयनों का संगठन एक समान हो जाता है, अर्थात दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं और हमें एक परत प्राप्त होती है यानी एक फेज प्राप्त होता है। यह ताप 59.6 है। इस तंत्र का क्रांतिक विलयन ताप यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर अथवा कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। इस ताप के ऊपर यानी 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के हर टेम्परेचर पर एनिलीन हेक्सेन सभी अनुपात में टोटली मिसिबल होती है। इस तंत्र में भी अगर हम देखें तो वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है, उसे हम फिक्स कर देते हैं और इसलिए इसका जो अध्ययन करते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर पर करते हैं और इसके लिए हम फेज रूल का रेस्ट्रिक्टेड इक्वेशन काम में लाते हैं जो कि है F = C - P+1 क्योंकि इसमें प्रेशर इज फिक्स्ड। अब हम आते हैं वक्र AC तथा BC पर। यह वक्र क्रमशः हेक्सेन की एनिलीन में तथा एनिलीन की हेक्सेन में विलेयता दर्शाते हैं। इन वक्रों पर दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं, यानी दो फेज हैं, एक एनिलीन इन हेक्सेन, एक हेक्सेन इन एनिलीन। चूंकि बाय फेज है और इसका कंपोनेंट का नंबर भी 2 है, अतः इसकी जो फ्रीडम की कोटि आती है वह 1 आती है। अगर हम वक्र ACB के बाहर के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर केवल एक ही प्रावस्था होगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है इस क्षेत्र में एनिलीन तथा हेक्सेन पूर्ण रूप से मिश्रणीय हैं, तो एक फेज देते हैं। और इस क्षेत्र में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 2 होती है, क्योंकि फेज 1 है, कंपोनेंट 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल कम्स टू बी 2। अतः इस क्षेत्र में तंत्र को व्यक्त करने के लिए ताप व संगठन दोनों की ही आवश्यकता होती है। अगर हम वक्र ACB के अंदर के क्षेत्र की बात करें
तो इस क्षेत्र में सभी बिंदुओं पर दो प्रावस्थाएं होती हैं। इन दोनों प्रावस्थाओं का संगठन एक टाई रेखा खींचकर ज्ञात किया जा सकता है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी करा है। यानी जो पिछले हमारे सिस्टम्स थे, चाहे वो चाहे वो सॉलिड सॉलिड सिस्टम हो या लिक्विड लिक्विड सिस्टम हो, अगर दो कंपोनेंट्स का रेशियो प्राप्त करना होता है हमें एक सॉल्यूशन में, तो हम हमेशा एक ही मेथड है टाई लाइन खींचकर प्राप्त कर सकते हैं, और दोनों का जो टाई लाइन का मेथड है वो आइडेंटिकल है। माना कि वक्र ACB के अंदर कोई बिंदु x है। बिंदु x पर दो विलयन साम्यावस्था में होंगे। बिंदु x से एक टाई रेखा खींचने पर YZ एक वक्र, ये वक्र ACB को y तथा z बिंदुओं पर काटती है तथा ताप अक्ष को T डिग्री सेंटीग्रेड पर काटती है। अतः इन दोनों विलयनों के संगठन y तथा z द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन दोनों विलयनों की आपेक्षिक मात्रा में संबंध निम्न प्रकार से दिया जा सकता है: y संघटक के विलयन की मात्रा अपॉन z संघटक के विलयन की मात्रा इज इक्वल टू xz दूरी अपॉन yx दूरी। यदि बिंदु x बिंदु z के अधिक निकट है तो z संघटन के द्रव का अनुपात अधिक होगा, और यदि बिंदु x y बिंदु के अधिक निकट है तो y संघटन के द्रव का अनुपात अधिक होगा, जैसा कि हम पहले भी दूसरे वीडियोज में देख चुके हैं। इस प्रकार वक्र ACB के अंदर के क्षेत्र में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वह 1 आती है, क्योंकि दो फेज है, दो कंपोनेंट्स हैं, अर्थात यह तंत्र बाय फेज है और यूनिवेरिएंट है। केवल ताप ही टाई रेखा द्वारा दोनों प्रावस्थाओं के संगठन को व्यक्त कर सकता है। तंत्र में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण देखें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, एक बिंदु के जो कि वक्र ACB के बाहर है, अगर हम इसको देखें तो इस बिंदु पर तंत्र में केवल एक ही प्रावस्था है, क्योंकि एक ही फेज है, दोनों टोटली मिसिबल है। ताप कम करने पर यह बिंदु KL रेखा के सहारे चलती है। बिंदु L पर दूसरी प्रावस्था प्राप्त होती है, क्योंकि जो L पॉइंट है इस पर दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, और जब ताप को और घटाया जाता है तो दोनों प्रावस्थाओं का संगठन वक्र LA तथा MB की ओर बढ़ता है। माना कि एक तंत्र बिंदु D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस बिंदु पर हेक्सेन का एनिलीन में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यदि स्थिर ताप पर इस विलयन में हेक्सेन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो बिंदु D A की दिशा में बढ़ता है। बिंदु A पर विलयन हेक्सेन का एनिलीन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तथा एक दूसरी परत दिखाई देने लगेगी जो कि एनिलीन का हेक्सेन में विलयन है। इस बिंदु के बाद और अधिक हेक्सेन मिलाई जाती है तो दूसरी परत का अनुपात बढ़ता जाता है, परंतु दोनों परतों का संगठन स्थिर रहता है। यदि हेक्सेन की अत्यधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो एनिलीन का हेक्सेन में समांगी विलयन यानी केवल एक प्रावस्था प्राप्त होता है, जो कि बिंदु E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु D से E तक दो प्रावस्थाएं प्राप्त किए बिना भी पहुंचा जा सकता है। बिंदु D पर फिर से विचार करते हैं तो यहाँ हेक्सेन का एनिलीन में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इस विलयन का ताप कॉन्सुलेट टेम्परेचर यानी 59.6 डिग्री से अधिक बिंदु G तक बढ़ाते हैं। इस ताप पर हेक्सेन तब तक मिलाई जाती है जब तक कि विलयन का संगठन F के समान हो जाए। फिर विलयन को बिंदु E तक के ताप पर ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार का जो हमें पथ है DGFE के द्वारा दो प्रावस्थाएं प्राप्त किए बिना बिंदु E तक पहुंचा जा सकता है। वक्र ACB के बाहर एक बिंदु L इस प्रकार से लिया जाता है कि उस पर यानी इस बिंदु L पर तंत्र का ताप C से अधिक तथा संगठन C के समान होता है। यदि इस समांगी विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो कॉन्सुलेट टेम्परेचर पर पहुंचने पर एक नीला कोहरा सा दिखाई देने लगता है। यह घटना क्रांतिक ओपेलेसेंस कहलाती है, और ताप C से कम करने पर यह जो हमारा विलयन है वह दो परतों में बट जाता है। अब हम दूसरा सिस्टम डिस्कस करते हैं, जो कि है फिनॉल वाटर सिस्टम। सामान्य ताप पर यदि फिनॉल की थोड़ी सी मात्रा जल में डाली जाती है तो वह पूर्ण रूप से घुल जाती है। धीरे धीरे फिनॉल की मात्रा बढ़ाने पर एक ऐसी स्थिति आती है जबकि फिनॉल का जल में घुलना बंद हो जाता है और दो द्रव सतह पृथक हो जाती हैं। ऊपर की सतह फिनॉल का जल में संतृप्त विलयन है, जबकि नीचे की सतह जल का फिनॉल में संतृप्त विलयन है। जब तक ताप निश्चित रहता है दोनों सतहों का संगठन भी समान रहता है। अगर हम देखें
जो वाटर फिनॉल का सिस्टम है उसका जो प्रावस्था आरेख है वह इस प्रकार का आता है। चित्र में जो PS है वो फिनॉल की जल में विक्रेता कर्व तथा जो QS है वह जल की फिनॉल में विक्रेता कर्व है। यानी PS फिनॉल की जल में सॉल्युबिलिटी दिखाता है तथा QS जल की फिनॉल में विलेयता दिखाता है, जो विभिन्न ताप पर उनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज को दर्शाती है। वक्र PS के बाईं ओर की अगर किसी बिंदु को हम लेते हैं तो उस बिंदु पर द्रव की एक ही सतह होती है और यह फिनॉल का जल में असंतृप्त विलयन है, जबकि वक्र QS के दाईं ओर की किसी बिंदु पर द्रव की एक ही सतह होती है यानी परत होती है और यह जल का फिनॉल में असंतृप्त विलयन होता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो हमारा एरिया है A के इस तरफ, यहाँ पर पानी की फिनॉल में असंतृप्त विलयन है और एक ही परत है, एक ही प्रावस्था है, और इस तरफ B के इस तरफ फिनॉल की जल में असंतृप्त अवस्था है यानी एक ही प्रावस्था है और एक ही फेज है। किसी ताप T पर जो हम टेम्परेचर लेते हैं T, इस ताप T पर बिंदु A तथा B दोनों परतों में फिनॉल और जल का संगठन दिखाते हैं। जो A है इसका अगर हम वर्टिकल डालें तो ये वाला जो पॉइंट है ये A का संगठन दिखाता है यानी वाटर का, और B से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें कंपोजिशन एक्सेस पर तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमें दिखाएगा फिनॉल का कंपोजिशन। दोनों परतों की अगर हम तुलनात्मक मात्रा यानी रेशियो प्राप्त करें तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में करा है और टाइप लाइंस के द्वारा नापी जा सकती है यानी रेशियो प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो फिनॉल परत का द्रव्यमान अपॉन जल परत का द्रव्यमान इज इक्वल टू CA डिस्टेंस अपॉन CB दूरी। और अगर हमारा जो पॉइंट B की तरफ होता है तो उसमें फिनॉल का रेशियो ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है, और अगर वो पॉइंट A की तरफ होता है तो उसमें पानी का मात्रा यानी पानी की जो क्वांटिटी होती है वह ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है फिनॉल की जल में तथा जल की फिनॉल में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, अर्थात इनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और बिंदु A तथा बिंदु B S की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी इस पॉइंट की तरफ हमारा सिस्टम चलता है। वक्र के उच्चतम बिंदु S पर दोनों परतों का जो संगठन है वह समान हो जाता है और विलयन समांगी हो जाता है। हमें एक फेज वाला सिस्टम मिलता है। इस तंत्र में ताप 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तथा इसका जो संगठन है इस पॉइंट पर वह 36% फिनॉल होता है। इस ताप तथा इससे अधिक ताप पर फिनॉल तथा जल प्रत्येक अनुपात में मिसिबल होते हैं। यह क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर अथवा कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। इस ताप पर विलयन का संगठन 36% फिनॉल तथा 64% वाटर होता है। इस प्रकार के अन्य द्रव अगर हम देखें तो जो सिस्टम है हमारे पास और कुछ थोड़े से सिस्टम है। तो अगर हम देखें तो जो एनिलीन और हेक्सेन का सिस्टम है इसका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वह 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर और एनिलीन का जो सिस्टम है उसका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वह 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। कार्बन डाइसल्फाइड और मिथेनॉल का जो सॉल्यूशन है उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और साइक्लोहेक्सेन और मिथेनॉल का जो सिस्टम है उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ वी कम टू अनदर टाइप ऑफ लिक्विड सिस्टम. This is that liquid system in which the liquid pairs with lower critical solution temperature. तो ऐसे द्रवयुग्म होते हैं जिनकी जो पारस्परिक विलेयता है म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी वो ताप बढ़ाने से घटती है। यदि इन द्रवों की पारस्परिक विलेयता को ताप के साथ आरेखित किया जाए तो जो हमें आरेख प्राप्त होता है वह हमें इस चित्र के जैसा आरेख प्राप्त होता है। और इस चित्र की अगर आकृति हम देखें तो ये बिल्कुल इन्वर्ट है उस आकृति के जो फिनॉल वाटर सिस्टम में हमें प्राप्त हुई थी। और इसमें हम ट्राईइथाइल अमीन और पानी का सिस्टम ले रहे हैं। जो एक्स एक्सिस है वो कंपोजिशन की एक्सिस है। लेफ्ट हैंड एंड पर 100% वाटर है, राइट हैंड पर 100% ट्राईइथाइल अमीन है, और बिंदु एस है, यह क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। और इसके नीचे यानी 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड
के नीचे जो ट्राइथाइल अमीन है और जल है वो दोनों आपस में एक समांगी विलयन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, यानी कि ये हर प्रोपोर्शन में टोटली मिसिबल होते हैं। और जैसे ही हम एस पर आते हैं वैसे ही हमें दो परतें दिखने लगती हैं। और यह जो दो परतें होती हैं वो होती है एक पानी की ट्राइथाइल अमीन में विलयन और दूसरी परत होती है ट्राइथाइल अमीन का पानी में विलयन। तो यानी हमें एस पर, ये जो हमारा बिंदु एस है, इस पर दो परतें प्राप्त होती हैं, यानी हमारा जो सिस्टम है वो बाइफेज हो जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है। यदि ताप T पर इस तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि जो दो परतों का संगठन है वह क्रमशः A तथा B के द्वारा दर्शाया जाता है। AB के मध्य कोई बिंदु दोनों परतों की तुलनात्मक मात्रा बताता है और इस द्रव युग्म का 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा संगठन 50% है, यानी 50% ऑफ वाटर और 50% ऑफ ट्राइथाइल अमीन। अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोजिंगली हम B पॉइंट लेते हैं, तो इस B पॉइंट पर पानी का जो संगठन होगा वो A पॉइंट से होगा, यानी A से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे कंपोजिशन एक्सिस पर, तो ये पॉइंट दिखाएगा हमें पानी का कंपोजिशन। और इस पॉइंट से अगर हम नीचे डालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस तो ये हमें दिखाएगा ट्राइथाइल अमीन का एक्सेस। और अगर हमको रेशियो प्राप्त करना है वाटर और ट्राइथाइल अमीन का, तो जो ABC टाई लाइन है इससे हम रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर होगी BC का डिस्टेंस और अमाउंट ऑफ ट्राइथाइल अमीन होगी AB का डिस्टेंस, यानी वाटर अपॉन ट्राइथाइल अमीन इज इक्वल टू BC अपॉन AB। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में भी चर्चा की है, अगर हमारा ये पॉइंट ट्राइथाइल अमीन के एक्सेस के निकट होता है तो जो मात्रा होती है वह ट्राइथाइल अमीन की ज़्यादा होती है। और अगर हमारा इस सिस्टम में जो पॉइंट है वह वाटर के ज़्यादा नज़दीक होता है, वाटर की साइड के ज़्यादा नज़दीक होता है, तो जो रेशियो में जो मात्रा होती है वह पानी की ज़्यादा होती है। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखें इसी प्रकार के सिस्टम की, तो हम देखते हैं जल और डाइथाइल अमीन का जो सिस्टम है उसमें क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 43.0 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर और मिथाइल पिपरिडीन का जो सिस्टम है उसका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वह 48.0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के सिस्टम पर। ये तीसरे प्रकार के सिस्टम वो होते हैं जिनमें उच्च तथा निम्न दोनों ही क्रांतिक विलयन ताप होते हैं, यानी अ लिक्विड पेयर्स हैविंग अपर एंड लोअर बोथ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और चूंकि इसमें दोनों ही अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर्स होते हैं तो इन द्रव युग्म का जो पारस्परिक विलेयता चक्र होता है वह साइक्लिक प्राप्त होता है इस प्रकार का। अगर आप देखें तो ये वाटर निकोटीन का सिस्टम है। तो इस जो प्रावस्था आरेख में हमने कंपोजिशन और टेम्परेचर में ग्राफ खींचा है निकोटीन और वाटर के, तो हमें इस प्रकार का साइक्लिक चक्र प्राप्त होता है। किसी ताप T पर चक्रीय वक्र के अंदर, यानी जो हमारा ताप जो टेम्परेचर T है इसके अंदर किसी बिंदु C पर दो सतह होती हैं, निकोटीन की जल में तथा जल की निकोटीन में। इन सतहों का संगठन क्रमशः A तथा B से संबंधित होता है और जो S है वह हायर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है तथा जो S प्राइम है वह लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है। और जो हायर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है उसका मान है 208 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है उसका मान है 60.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और S तथा S प्राइम के बीच में दोनों ही विलयन का संगठन भार 32% निकोटीन होता है। चक्रीय वक्र के बाहर किसी भी ताप पर निकोटीन एवं जल पूर्ण रूप से मिश्रण होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस वक्र के बाहर कितने भी पॉइंट होंगे वो एक ही फेज होंगे, क्योंकि इस वक्र के बाहर यानी इस साइकिल के बाहर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर निकोटीन और वाटर हर कंपोजिशन में टोटली मिसिबल है हर टेम्परेचर पर। इट इज़ ओनली विद इन दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर और सर्कुलर स्ट्रक्चर कि निकोटीन और वाटर ये दोनों टोटली मिसिबल नहीं है और ये दो परतों में प्राप्त होते हैं। इस तंत्र पर दाब के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है। यह पाया गया कि दाब बढ़ाने से दोनों क्रांतिक विलयन ताप एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं
और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर दोनों का पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं, यानी जो दोनों द्रव हैं वे पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाते हैं और हर टेम्परेचर पर हर कंपोजिशन में टोटली मिसिबल होते हैं। इस प्रकार अगर हम एग्जाम्पल देखें इस प्रकार के द्रव युग्मों का, तो ग्लिसरॉल और मेटाटॉलुइडिन का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो है 120.0 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है 7.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बीटा पिकोलिन एंड वाटर सिस्टम में जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो है 153.0 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है 49.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि एथाइल मिथाइल कीटोन और वाटर सिस्टम में अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है 133.0 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है -6.0। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।